आई एम विवेक कुमार चौधरी। तो जैसे हम टॉपिक 2, 3, 4, 5 इसका वीडियो पहले ही बना रहे हैं। अब हम जो यूनिट 6 का वीडियो बना रहे हैं। अगर हमारे चैनल का कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब आते हैं यूनिट 6 पे। यूनिट 6 है एनजीटी के बारे में। जैसे हम आप लोगों को बार बार कहते हैं, अगर जो है कोई अगर एक्ट है या कुछ भी है तो वो उसको उसका जूरिस्प्रूडेंस को अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मतलब वो करें, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कनेक्ट करके अगर स्टार्टिंग वहाँ से करें तो टीचर पे काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जाता है, जिससे जो टीचर जो हमें जो है अच्छे मार्क्स देंगे। तो इस जो एनजीटी एक्ट को हम कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो देखिए आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 323 बी, ये जो है एनजीटी एक्ट के एस्टेब्लिशमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कोई भी अगर एक्ट बनता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड होगा तभी ना वो एक्ट जो है वो होगा, तभी वो जो है एक्ट को जो है वैलिड माना जाएगा। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसे क्या करेगी, कुछ सेक्शन को मतलब अल्ट्रा वायरस कर सकती है और स्टक डाउन कर सकती है, या पूरे एक्ट को स्टक डाउन कर सकती है। तो मतलब ये जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। उसमें जैसे हम रूरल लिटिगेशन वाला केस पढ़े थे तो उसमें क्या इंक्लूड है, राइट टू क्लीन एंड मतलब हेल्दी एनवायरनमेंट। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 में क्या लिखा हुआ है, मतलब राइट टू हेल्दी एंड क्लीन एनवायरनमेंट क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है। और 323 बी क्या है, मतलब गवर्नमेंट अगर चाहे तो मतलब एक जो है ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश कर सकती है। तो ये आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 323 बी, इससे क्या हुआ, एनजीटी को जो है एस्टेब्लिश किया गया है। तो हम लोग अपना जो आंसर है वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन के इससे मतलब स्टार्ट करेंगे। तो अब समझ लेते हैं एनजीटी का मतलब कब आया। तो एनजीटी 18 अक्टूबर मतलब 2010 को आया। तो एनजीटी जो है फर्स्ट कंट्री था वो, फर्स्ट कंट्री ऑस्ट्रेलिया था, सेकेंड न्यूजीलैंड एंड थर्ड कंट्री कौन था, इंडिया था, जो मतलब एनजीटी को एस्टेब्लिश किया। जैसे हम लोग उसमें भी पढ़े थे, प्रिपरेशन में भी जब कर रहे थे लॉ के तो पढ़े थे एनजीटी के कितने ब्रांच होते हैं, मतलब मेन ब्रांच है 4 ब्रांच है, मतलब 4 ब्रांच है। ये जो नॉर्थ इंडिया है जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, ये सब का हेड ब्रांच कहाँ है, दिल्ली, न्यू दिल्ली में है। जो मतलब वो साउथ जोन है जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसका कहाँ है, चेन्नई में है। और जो सेंट्रल जोन है तो उसका मेन ब्रांच कहाँ है, भोपाल में है। और जो वेस्ट जोन है उसका कहाँ है, पुणे में है। और जो ईस्ट जोन है वो उसका कहाँ है, कलकत्ता में। अब जोन किस जोन में क्या आता है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप लोग अगर एलएलएम प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अब जो है इस एक्ट को लाने के पीछे क्या वो था, क्या मतलब वो था, क्यों जब ओलियम गैस लीक हुआ था तो हम लोग को कोई ऐसा मतलब लॉ ही नहीं था जो क्या कर सकते हैं, उसको जो है पनिशमेंट दे सकते थे। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, उस समय जो ऐसा लगा जो कोई एक होना चाहिए लॉ। और एक जो है 186 रिपोर्ट है लॉ कमीशन का, इसके बेसिस पे क्या हुआ, एनजीटी एक्ट को लाया गया। तो मतलब इस एक्ट के मतलब मतलब कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ये क्या है, एनवायरमेंट जो फॉरेस्ट है या नेचुरल रिसोर्सेज है उसको कंजर्व करना। जो भी मतलब क्या हुआ, नॉर्मल कोर्ट में क्या होता है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है तारीख पे तारीख। तो एक जो है मतलब एक जो है इन्वायरमेंट इशू के लिए अलग एक्ट होना चाहिए। तो एनजीटी एक्ट बनने के बाद क्या हुआ, कोर्ट का बर्डन कम हो गया। अब जो मतलब इन्वायरमेंटल इशू है वो कौन सुनेगी, एनजीटी सुनेगी। जो हम 2 केस है उसमें भी ये बात कहा गया, ये जो केस है ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई बस अंकिता शर्मा, इसमें भी इस चीज़ का बात किया गया था। जब केस करेंगे तब हम आपको बता देंगे। तो मतलब ये है। और जो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन में डैमेज हुआ है उसके लिए कंपनसेशन देने का पावर किसी को किसी मतलब एक्ट में होना चाहिए, तो एनजीटी एक्ट में वो दिया गया। तो मतलब ये सब उसका ऑब्जेक्टिव था। तो आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं जो एनजीटी एक्ट मतलब किस पे अप्लाई होता है, किस पे नहीं अप्लाई होता है। ये एलएलएम में आ सकता है। तो ये जो है दो दो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, द पब्लिक डाइवर्सिटी एक्ट 1990 मतलब 2002। इस पे लगता है। अप्लाई किस पे नहीं होता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। कैसे याद रखेंगे, किस पे एक्ट अप्लाई नहीं होता है, 72 और उसका उल्टा 27।
तो ये एलएलएम में आ सकता है, जो हम लोग अभी सीयूईटी पीजी का एलएलएम देंगे तो 72 और 27 पे क्या होगा, अप्लाई नहीं होगा, और सब पे क्या होगा, अब अप्लाई होगा। ऐसे आप लोग याद कर लीजिए 72 और उसका उल्टा कितना होगा, मतलब 27। तो इतना तो हम लोग समझ गए। अब थोड़ा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे उसमें, मतलब ये जो वेलोर सिटीजन वाले में थे, वेलोर सिटीजन वाले में जो है हम जो अपने वीडियो में भी बताए हैं, जो वो एक एक जो है मद्रास हाई कोर्ट के बेंच को सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, आप ग्रीन बेंच बनिए और जो वहाँ का देखिए जो स्टेट मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका जो वो जो ठीक कर रही है अपने जो है वहाँ जो है जो हमारा डिसीजन है वो उसका मतलब वो जो अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट 3 में बनाएगी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में, वो क्या वहाँ जो है वो हो रहा है, उसको फॉलो हो रहा है। तो उसके लिए मद्रास हाई कोर्ट का एक ग्रीन बेंच बनाया गया। तो सबसे पहले उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। उसके बाद जैसे हम लोग ओलियम गैस लीक केस बोले थे, एमटी मेहता वाला, तो इसमें क्या हुआ था, मतलब पहली बार ऐसा लगा था जो पनिशमेंट के लिए तो कोई हमारे पास एक्ट ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सब क्या हो गया, उसका मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया था। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब जो है आज जाते हैं, मतलब ये एक्ट बनने से क्या हुआ, मतलब जुडिशरी का बर्डन कम हो गया, ये सब हम समझ लेते हैं। अब इस एक्ट का कुछ कंपोजिशन देख लेते हैं। तो सेक्शन 3 क्या दिया हुआ है, सेक्शन 3 दिया हुआ है जो एनजीटी एक एनजीटी ट्रिब्यूनल एक होगा, मतलब एनजीटी एक्ट से नेशनल ग्रीव ट्रिब्यूनल बनेगा, जिसे मतलब जो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है नोटिफाई करेगी। अब सेक्शन 4 जो है, सेक्शन 4 कहता है जो एक जो है फुल मतलब चेयरपर्सन होगा इसमें, और जो है 2 इसमें होंगे मेंबर, एक होंगे जुडिशियल मेंबर, एक होंगे एक्सपर्ट मेंबर। तो जुडिशियल मेंबर होंगे उनको जो है मतलब उनको 10 to 20 ईयर्स का वो होना चाहिए, मतलब जुडिशरी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो एक्सपर्ट मेंबर होंगे तो एक्सपर्ट मेंबर को भी मतलब 10 to 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लाइक एमएससी, लाइक एमटेक, इस सब का ही मतलब वो होना चाहिए। सेक्शन 4 में बात करता है इसकी। सेक्शन 5 में बात करता है चेयरपर्सन होगा। चेयरपर्सन कौन हो सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट जो दिया, हाई कोर्ट जो, लेकिन जो जुडिशियल मेंबर है वो मतलब हाई कोर्ट जज भी हो सकता है। देखिए चेयरपर्सन में क्या है, यहाँ अंतर समझिए। चेयरपर्सन कौन हो सकता है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जजेस और हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, लेकिन जुडिशियल मेंबर कोई हाई कोर्ट जजेस भी हो सकता है। तो चेयरपर्सन के लिए या तो सुप्रीम कोर्ट जज हो या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, ये आप लोग थोड़ा ध्यान। एक्सपर्ट मेंबर का क्या होना चाहिए, जैसे टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक, इस सब का नॉलेज, जैसे मतलब एमएससी, एमटेक, मतलब ये सब थोड़ा होला जे नॉलेजेबल है, एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 to 20 ईयर्स का। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो सेक्शन मतलब 6 बात करता है जो कैसे इसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, चीफ जस्टिस से मतलब कंसल्ट करके उसके बाद अपना अपॉइंटमेंट करेगी। अब जो सेक्शन 7 वो करता है जो टेन्यूर कितना होगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं उनका 70 ईयर्स होगा, और जो चीफ जस्टिस और जो हाई कोर्ट से बने उसका 67 ईयर्स होगा। क्यों, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का मैक्सिमम एज कितना है, 62 ईयर्स है, और हाई कोर्ट का क्या है, 60 ईयर्स है। इसलिए ये दिया गया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का 70 एंड हाई कोर्ट का 67, और जो एक्सपर्ट मेंबर हैं वो जो है 65 ईयर्स से होंगे, मतलब 5 साल या पहले जो आ जाए, मतलब 5 ईयर्स का होगा। जैसे जैसे मान लीजिए कोई हाई कोर्ट के जज हैं, वो 60 साल में एनजीटी में आ गए, तो वो 65 में क्या होगा, उनका टेन्यूर खत्म हो जाएगा। बट मान लीजिए उनका जो नियुक्ति हुआ वो 63 ईयर्स में हुआ, तब 67 ईयर्स के वो पहले हो गए, तो उनका 4 साल में टेन्यूर खत्म हो गया। जो पहले आ जाए 5 ईयर, या मतलब सुप्रीम कोर्ट जज के लिए 70 ईयर्स, और हाई कोर्ट जज के लिए 67 ईयर्स, और जो एक्सपर्ट मेंबर के लिए 65 ईयर्स। अब जाते हैं मतलब एनजीटी का पावर क्या होगा। तो एनजीटी का पावर क्या होगा, मतलब ये जितना भी इन्वायरमेंट का उसका है, उसका जो है उस जो है केस को सुन सकती है। तो ये मतलब एनजीटी का पावर हो गया। तो आई आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब जो एनजीटी का वो एनजीटी सुन सकती है। एनजीटी किस प्रकार का वो दे सकती है, रिलीफ आपको दे सकती है। पहले या तो रेस्टिट्यूशन करा दे आपके, मतलब जो वो होगा, या मतलब इन्वायरमेंट को रेस्टिट्यूशन करा दे, मतलब इन्वायरमेंट के लिए आपको कंपनसेशन दिला देगी जो भी मतलब पोल्यूशन का विक्टिम होगा। या मतलब इन्वायरमेंट क्या होगा, मेन आप समझिए, ये जो एनजीटी एक्ट है, ये कहीं ना कहीं 3 जो प्रिंसिपल था, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल,
प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, इस सब पे चलेगा। ये जो लिखा गया जो एनजीटी एक्ट में, कोई एविडेंस एक्ट, कोई सीआरपीसी, ये सब नहीं लेगा। ये जो जितने भी ट्रिब्यूनल हैं, ये क्वासी जुडिशियल मतलब बॉडी होते हैं, ये कहीं ना कहीं क्या चलते हैं, मतलब नेचुरल जस्टिस के मतलब कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो इसका ये मतलब है जो आपको कंपनसेशन दिला देगा। और पोल्यूटर पे प्रिंसिपल में क्या जो हम लोग पढ़े थे, जो वो जो कंपनसेशन तो दिलाएगा ही, वो ऊपर से जो डैमेज हुआ है उसको क्या 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 मतलब कराएगा, रेस्टिट्यूट भी करा सकते हैं इन्वायरमेंट के लिए, ये मतलब करा सकता है कोर्ट। तो आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो मतलब एनजीटी का जुरिस्डिक्शन मेन भाई यही है। एनजीटी मेन जो है 3 प्रकार का वो मतलब सुन सकती है, 3 प्रकार का सुन सकती है। एक तो जो आपका उसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, वो सेक्शन 14 में दिया हुआ है। जो मान लीजिए हम जो है मतलब कोई जो है, हम जो है विक्टिम है, तो हम ओरिजिनली भी जा सकते हैं, या कंपनसेटरी। अगर जो एनजीटी को लग रहा है जो हमें जो कंपनसेशन, जैसे जो उस केस में बिचरी विलेज केस में देखे थे 35,000 एकड़ ज़मीन जो वो हो गया था, तो कंपनसेटरी भी होता है। और एप्लेट जुरिस्डिक्शन भी है, जो मतलब स्टेट का कोई वो है, तो उसका अपील कहाँ जाएगा, एनजीटी में जाएगा। और एनजीटी का अपील कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ये जो है एलएलएम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को जो है मतलब कंसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं केस पे। केस कर लेते हैं टेकी मतलब तागी तारा वर्सेस राजेंद्र सिंह भंदौरी एंड अदर सुप्रीम कोर्ट। इस केस में ये हुआ था, जो स्टेट कंट्रोल बोर्ड का मतलब कुछ मेंबर नियुक्त हुए थे, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा दिया था और बोला था आप फिर से देखिए स्टेट गवर्नमेंट को। बट जो हम जो जुरिस्डिक्शन पढ़े 3 प्रकार का, जो मतलब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, या कंपनसेटरी जुरिस्डिक्शन है, या अपीलेट जुरिस्डिक्शन है, इसमें कहीं भी ये अपॉइंटमेंट कर सकता है एनजीटी। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट वही बोलती है एनजीटी के पास ये जुरिस्डिक्शन नहीं है। मतलब जो मतलब वो मतलब ये बोले जो स्टेट बोर्ड में कौन होगा, स्टेट बोर्ड में कौन नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का पावर है। अब आते हैं इस केस पे, जो एक तो ये केस लिख दें, एक लेटेस्ट वाला केस लिखेंगे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई पर अंकिता शर्मा। तो मतलब ये इस केस में जो है एनजीटी का जो सीओ मोटो जुरिस्डिक्शन है उस पर सवाल उठाया गया था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट बोले जो एनजीटी है वो आपको जैसे शुरू में बुलाए थे, वो आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो वो किया गया है, मतलब उसको जो है सेटअप किया गया है, जो मतलब किस प्रकार का जो भी एनवायरमेंटल इशू है, जो हमारा एनवायरमेंटल राइट है, वो सब क्या होता है देख सकती है। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है एनजीटी एक्ट का मतलब क्या लेजिस्लेटिव इंटेंट है, इसके पीछे जो लेजिस्लेटिव ने क्या सोच के बनाया, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या इसका रीजन है, इंडिया में इसका इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, ये सब सुप्रीम कोर्ट देखती है। और बोलती है जो लेजिस्लेटर का इंटेंशन क्या था, जो एनजीटी को ज़्यादा ज़्यादा पावर दिया जाए। क्यों? क्योंकि जब ओलियम गैस हुआ था तो हमारे पास कोई ऐसा बॉडी थी ही नहीं जो पनिशमेंट दे, जो वो दे। तो कहीं ना कहीं एनजीटी को कहीं ना कहीं बहुत पावर दिया गया है, जिससे क्या हुआ, ये जो सीओ मोटो कॉग्निजेंस है उसमें वो वेस्टेड ही है, मतलब पहले से ही है। तो जो है जो इन्वायरमेंटल इशू पे जो एनजीटी जो है सीओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आप लोगों को एनजीटी एक्ट मतलब हेल्पफुल मतलब क्लियर हो गया होगा। और अगर हम हमारा वीडियो सब हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए हम भी 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और हमें भी कल एग्ज़ाम देना है, बट आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो इतना तो आप लोग बस सब्सक्राइब एंड शेयर हमारा चैनल कर दीजिए। थैंक यू गाइज।